गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है पंच हिमालय गुना में। और जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जनवरी 2025 का पूरा कंप्लीट हो चुका है मंथ, और उसका हमने रिवीजन भी कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फरवरी 2025 एंड इसका हम वीक 1 स्टार्ट करेंगे। तो डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि हर साल मनाया जाता है फरवरी के महीने में। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी एवरी ईयर। इंडिया एडेड 4 न्यू रामसर साइट ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। हर साल होता है कि आपकी नए नए रामसर साइट्स क्या होती रहती है, एड ऑन होती रहती हैं। और हर पूरा जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये हम मनाते हैं 2 फरवरी को हर साल। और इंडिया की इस बारी 4 नई रामसर साइट्स हैं जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन आपकी ऐड की गई हैं। तो इसी के साथ टोटल कितनी रामसर साइट्स होगी हमारी? मैंने आपको बताया भी था, कितनी होगी टोटल? 89। तो 89 होगी हमारी टोटल रामसर साइट्स। The total number of Ramsar sites in India has now reached 89. Ramsar Convention, the convention came into force in 1975. आपको पता है रामसर ईरान में एक जगह है, वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था। तो उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया आपका? रामसर साइट्स। फिर एक रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस which changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution or other human interference. एक इंटरफेरेंस। तो जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है एक पूरा रजिस्टर है जिसके तहत क्या किया जाएगा, जितनी भी हमारी वेटलैंड्स है उसको उसमें ऐड ऑन किया जाता है कि जहां पे भी उनको लगता है कि डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ पे वहां पे आपका ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो उन चीजों को ऐड ऑन किया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व कर सके। तो उसके लिए होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, बस एक रजिस्टर है एक तरह का आपका ये। एंड रेगुलेशन ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया, वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिजल्ट रूल्स 2017। जो आपका वेटलैंड्स है भारत के अंदर, उसके लिए जो वेटलैंड है उनको रेगुलेट किया जाता है अंडर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। 2010 का जो वर्जन आया था आपका रूल्स का, वो प्रोवाइडेड किया जाता है फॉर अ सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। बट न्यू रूल्स ऑफ 2017 उनको रिप्लेस किया गया है स्टेट लेवल बॉडीज के साथ और क्रिएट किया गया है आपका नेशनल वेटलैंड कमेटी विच फंक्शंस इन एन एडवाइजरी रोल, जो कि काम क्या करती है आपकी एडवाइजरी रोल की तरह फंक्शन करती है। अब आपको पता होना चाहिए, हमने बोला कि 4 नई साइट्स ऐड ऑन की गई हैं, तो वो 4 कौन सी नई साइट्स जो ऐड ऑन की गई हैं? फर्स्ट तो है आपकी तमिलनाडु को मिल चुकी हैं अपनी 2 नई रामसर साइट्स। एक है आपका शकरकोटाई एंड तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी। फर्स्ट है आपकी शकरकोटाई वर्ड सेंचुरी एंड दूसरी है आपकी तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी। और इसी के साथ ही आपका तमिलनाडु में हो जाती जितने भी हमारे टोटल स्टेट एंड यूटी हैं, तो सबसे ज्यादा जो अभी प्रेजेंट में रामसर साइट्स हो गई हैं वो होगी आपकी तमिलनाडु की। कितनी होगी आपकी टोटल? होगी हैं आपकी इसके पास 20। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो वो है आपका तमिलनाडु। तो ये बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है आपकी शकरकोटाई वर्ड सेंचुरी की। और ये सेकंड है आपकी तीर्थंगल वर्ड सेंचुरी। एंड नेक्स्ट है आपका किचियोपाल्डी वेटलैंड इन सिक्किम। तो ये वेटलैंड है आपका कहाँ पे? सिक्किम के अंदर है। और ये सिक्किम को ना और अपना फर्स्ट मिला है, ये सिक्किम के अंदर है, ये खेचेओपाल्डी। ठीक है, खेचेओपाल्डी। तो ये है आपका सिक्किम के अंदर कि देख सकते हो आप। सिक्किम में भी कौन सी रीजन में है? ये आपका वेस्ट सिक्किम में। खेचेओपाल्डी वेटलैंड इन वेस्ट सिक्किम गेन्स रामसर रिकॉग्निशन बूस्टिंग ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स। और नेक्स्ट है आपका उधवा लेक इन झारखंड। तो झारखंड के अंदर जो उधवा लेक है उसे भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो उधवा लेक वर्ड सेंचुरी कहाँ पे? आपकी झारखंड के अंदर। अब एक चीज और, जैसा कि आपको पता है अभी लाइमलाइट में कौन कौन आ गया आपका? झारखंड आ गया, सिक्किम आ गया। ठीक है, कौन कौन आ गया?
झारखंड आ गया, फिर उसके बाद सिक्किम आ गया और आपका तमिलनाडु आ गया। तो इसके आपको ना एक्स्ट्रा भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, थोड़ी सी इनके बारे में आपको मतलब ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। एक तो इनकी, हाँ चलो कैपिटल तो सबको पता ही होती है, लेकिन उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल के अंदर कितनी आपकी रामसर साइट्स हैं। अगर आप यूपी से हो तो आपको यूपी की पता होनी चाहिए, बिहार से हो तो बिहार की पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कितनी आपकी टोटल 3 है। कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो है आपकी चंद्रताल लेक जो लाहौल स्पीति के अंदर है, दूसरी है आपकी रेणुका जो कि आपकी कहाँ पे, रेणुका लेक बता दो कहाँ पे है, बताओ, तो पता ही होना चाहिए रेणुका लेक कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है रेणुका। रेणुका फेयर भी होता है यहाँ पे सिरमौर के अंदर, ठीक है। तो एक तो आपकी चंद्रताल होगी, रेणुका होगी, और तीसरी है आपकी पोंग। तो पोंग लेक या पोंग डैम जो है आपका, जिसको महाराणा प्रताप सागर लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। ये 3 है हमारी रामसर साइट हिमाचल के अंदर। उसी तरीके से अब तमिलनाडु को की हो चुकी हैं टोटल 20। और रही बात झारखंड की और सिक्किम की, इन दोनों को ही अपनी फर्स्ट मिली है। इट मीन्स सिक्किम की पहली कोई ऐसा वेटलैंड है जिसको क्या घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है, और वो है आपका किछियो पालरी वेटलैंड। और झारखंड का भी ये फर्स्ट है उधवा लेक। और इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए, ये तो ठीक है, अब रामसर साइट न्यूज में थी, एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता ही आता है रामसर साइट से। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की सबसे पहली कौन थी। तो सबसे फर्स्ट कौन सी थी आपकी? एक तो थी आपकी चिल्का लेक, जो कहाँ पे आपकी, चिल्का लेक है आपकी उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और दूसरी कौन थी? ये दोनों मतलब साथ में मिला था उनको एक ही ईयर में, चिल्का लेक को। और दूसरी थी आपकी कियोलाडो नेशनल पार्क, जो कहाँ पे, केवलादेव भी बोलते हैं इसको, केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये है आपका केवलादेव नेशनल पार्क, ये है आपका राजस्थान के अंदर। ये थी आपकी भारत की फर्स्ट वेटलैंड सिटीज, ठीक है, मतलब कि रामसर साइट जिनको घोषित किया गया था। और ये है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो कि कहाँ पे आपकी झारखंड के अंदर है। एंड सिक्किम एंड झारखंड हैव रिसीव्ड देयर फर्स्ट एवर रामसर साइट। तो इन दोनों की ये कैसी फर्स्ट है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन है आपका वेटलैंड। Wetlands are areas of marsh or peatland with water that is static or flowing, fresh, brackish or saline, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। सिंपल सी बात है, वेटलैंड क्या होता है आपका? वेटलैंड एक आपकी आर्द्र भूमि होती है, नमी वाला एरिया होता है। तो बोलते हैं वेटलैंड्स आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्शी है, दलदल वाला है, या पीटलैंड वाले वो एरिया है जहाँ पे जो वाटर होगा या तो वो कैसा होगा, स्थिर होगा, या तो वो फ्लो कर रहा होगा, या तो ताजा होगा, या तो आपका खारा होगा, सलाइन होगा, या होगा आपका रुका हुआ ब्रैकिश होगा, और या फिर वो मरीन वाटर हो सकता है, समुद्री भी हो सकता है, जिसकी एटलीस्ट जो उसकी डेप्थ होगी ना वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। लो टाइड से वो क्या होती है आपकी, एक्सीड नहीं करती है, 6 मीटर से ज्यादा नहीं करती है, वो आपके वेटलैंड्स होते हैं। और वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे जो वाटर होता है वो प्राइमरी फैक्टर होता है, वहां पे जो भी आपकी प्लांट मतलब है और जो भी एनिमल लाइफ वहां पे रहती है, सर्वाइव करती है उस एनवायरमेंट के अंदर, तो वाटर क्या होता है, उनका प्राइमरी फैक्टर होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। एंड दे अकर वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड। और काफी ज्यादा जो होगा आपका जल का जो स्तर होता है, वाटर का जो लेवल होता है, वो आपकी भूमि के स्तर पर या उसके निकट होता है, नजदीक होता है। आपने देखा होगा मार्शी एरिया, उसमें आपको बड़ा डेप्थ में नहीं मिलेगा पानी, वहां पे कैसा होता है आपका दलदली होगा, पानी भी होगा, मिट्टी भी मिक्स ही होगी। एंड वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, देखिए सुंदर सा है, आप इसको देख सकते हो, ये कोई बड़ा डेप्थ में नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का होता है आपका वेटलैंड वाला रीजन। अब आप सोचो कि रामसर साइट में इसको क्यों इंक्लूड करते हैं? रामसर साइट में इसको इसलिए इंक्लूड करते हैं कि ये एक ऐसे रीजन होते हैं जो खतरे में हो गए, यहाँ पे या तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसको हमें क्या है, प्रिजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जो भी जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल की, वो सर्वाइव भी इसके बेस पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल रेलवे सर्विस? आपका अभी हाल ही में जो हमारा इंडियन रेलवे है उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें वो क्या करेंगे, मल्टीपल रेलवे सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसका नाम है आपका स्वरेल। राइट आंसर है आपका स्वरेल।
इस तरीके का होगा कुछ का आपका ये, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पे। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च द स्वरेल सुपर ऐप। एक सुपर ऐप है जिसको डिजाइन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन वेरियस रेलवे सर्विस, मतलब मल्टीपल रेलवे सर्विस ये आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आप इसमें टिकट बुकिंग कर सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, तो ये सब चीजें हो जाएंगी इसमें। एंड मेजर फोकस इस ऐप का क्या है, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस विद अ क्लीन एंड सीमलेस इंटरफेस। इजीली आपको सब कुछ मिल जाए और आपको एक नीट एंड क्लीन आपको इंटरफेस आपका अच्छे से हो सके। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये याद रख लेना कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो इसको डेवलप किया गया है क्रिस के द्वारा, एंड क्रिस से आपका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary objective of the National Geospatial Mission that was announced in Union Budget 2025-26? 2025-26 का जो आपका सेंट्रल बजट रहा है उसके द्वारा जो नेशनल जियोस्पेशियल मिशन की बात की गई है उस बजट के अंदर, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना है? जी नहीं। टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड एंड एनहांस अर्बन प्लानिंग। तो नेशनल जियोस्पेशियल मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, और साथ ही साथ में जो अर्बन प्लानिंग है उसको क्या करना है, अच्छे से हमने एनहांस करना है। किसका? नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो आपका हाल ही में बजट आया है यूनियन का 2025-26 का, उसके अंदर इसकी बात की गई थी, इसको अनाउंस किया गया था, और उसमें उन्होंने बोला था कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड है उनको हम मॉडर्नाइज करेंगे और अर्बन प्लानिंग को हम क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। द फाइनेंस मिनिस्टर अराउंड द नेशनल जियोस्पेशियल मिशन इन बजट 2025-26। It aims to modernize land record and improve urban planning across India. आज ये जो इनिशिएटिव है ये यूज करेगा पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क का, जो डेवलप करता है जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका न्यू इनिशिएटिव है ये किसको यूज करेगा, द इनिशिएटिव विल यूज द पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क to develop geospatial infrastructure and it will help in better design execution of infrastructure project। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनको और अच्छे से डिजाइन करना, उनको और अच्छे से एग्जीक्यूट करना, उसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। द मिशन एड्रेसेस लैंड डिस्प्यूट, जो आपके लैंड डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको एड्रेस करना, इनएफिशिएंट लैंड यूज विच हिंडर ग्रोथ। अब बहुत सारा लैंड होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है लेकिन उसका प्रॉपर से यूज नहीं हो पाता है, बिकॉज आज की डेट में लोग जॉब कर रहे हैं, कोई फॉरेन में रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है, तो हो सकता है कई बार ऐसा लैंड होता है जिससे क्या हो सकता है आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो उसका भी वो किसी तरीके से यूज का मतलब वो निकालेंगे, तो जो ग्रोथ आपकी हिंडर हो रही है उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। A robust geospatial database will make land reform more efficient, transparent। सिंपल सी बात है, जब एक इस तरीके का जियोस्पेशियल डाटाबेस आपके पास आएगा तो वो लैंड रिफॉर्म किए जाएंगे जो ज्यादा एफिशिएंट होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, और इजीली जो ये लैंड डिस्प्यूट वाला चलता रहता है वो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और एफिशिएंसी को और अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक सर्विस के अंदर क्या करेगा, ये एनहांस करेगा, और गवर्नमेंट एजेंसी क्या इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है सर्वे तो आज की डेट में किससे किए जा रहे हैं, ड्रोन सर्विसेज से किए जा रहे हैं, ड्रोन से किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है एआई यूनिवर्सिटी। कैसी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। तो कौन सा स्टेट बन चुका है जहां पे ये है, वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, 4 ऑप्शन है, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एपी, आंध्र प्रदेश। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, महाराष्ट्र रखना है। महाराष्ट्र में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वैसे बहुत काम किया जा रहा है, तो इसलिए याद रखना अपने भारत की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। एंड महाराष्ट्र विल एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है, एआई की बात की जा रही है तो एक टास्क फोर्स होगी, वो क्या करेगी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एआई रिसर्च क्या करेगी, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में, डेवलपमेंट उसके थ्रू की जाएगी एआई के थ्रू, एजुकेशन, इनोवेशन, साथ ही ये एनकरेज करेगी कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट। तो इनके बीच में भी क्या करेगी ये, उसको भी, उसको लैब को भी क्या करेगी, ज्यादा फोकस करेगी उसके ऊपर। एंड द टास्क फोर्स इंक्लूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। इतना नहीं आपने याद रखना है, आपने सिंपल सा याद रखना है
कि जो भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, तो वो है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। एम क्या है? महाराष्ट्र को हब बनाना है AI एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक पार्टनर्ड विद द इंडियन नेवी टू ऑर्गेनाइज द इनऑगरल एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी हाफ मैराथन? कौन सा बैंक है जिसने पार्टनर किया, किसके साथ पार्टनरशिप की है? इंडियन नेवी के साथ, और ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे इनऑगरल एडिशन। देखो मैंने आपको बहुत बारी बोला है, इनऑगरल एडिशन आपको अच्छे से पता है, मतलब कि फर्स्ट एडिशन हो रहा है इसका। इनऑगरल का मतलब है कि फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। कौन कौन कर रहे हैं इसको? इसके कौन सा बैंक है और इंडियन नेवी है? एक सेकेंड। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि इंडियन नेवी के साथ कौन सा बैंक कर रहा है, तो ये है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक और इंडियन नेवी ने दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप की है, और उन्होंने बोला है हम क्या करेंगे, इंडियन नेवी हाफ मैराथन को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैराथन आपको पता रेस लगती है इसमें। एंड IDFC फर्स्ट बैंक इसके साथ क्या करेगा, नेवी के साथ, इंडियन नेवी के साथ करेगा इसमें पार्टनरशिप। इनऑगरल एडिशन ऑफ इंडियन नेवी हाफ मैराथन हेल्ड ऑन 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या होता है हमारा? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये कहाँ पे होगा आपका? न्यू दिल्ली के अंदर होगा। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, 4 ऑप्शन दे दी जाएगी। आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे होगा, आप कहाँ पे हुआ है आपका? 2 फरवरी को हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, और फर्स्ट एडिशन है। तो ये जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या कर रहे हैं? मैराथन कर रहे हैं। बच्चे तो नहीं है, ये बड़े हैं। रन विद द नेवी एट द इंडियन नेवी हाफ मैराथन ऑन 2025, organized in partnership with IDFC First Bank. Indian Oil Corporation Limited also joins as an associate partner. हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए कि इंडियन नेवी और IDFC फर्स्ट बैंक ने किया, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बताइए एज अ एसोसिएट पार्टनर इसमें किसने ज्वाइन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है किसने किया है। IOC ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उन्होंने ज्वाइन किया है इसको एसोसिएट पार्टनर के तौर पे। इंट्रोड्यूस द इंडियन नेवी स्लैम और प्रेस्टिजियस ऑनर अवार्डेड टू दोज हु कंप्लीट ऑल 4 रेसेस। 4 तरह की रेसेस होंगी इसमें, जो भी इनको कंप्लीट करेंगे उनको क्या किया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। एंड ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन नेवी इन कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। और 4 जगह ये ऑर्गेनाइज होगा आपका, कोची के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। अच्छा, इससे ना एक चीज और कोरिलेट कर सकते हो आप। क्या कोरिलेट कर सकते हो? देखो ये हमारा प्यारा भारत का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। नेवी के आपको मैंने बताया है 3 आपकी क्या है, नेवल कमांड है। एक होती है आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड, एक होती है वेस्टर्न नेवल कमांड, एक होती है सदर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न जो नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? विशाखापट्टनम में, ठीक है। और वेस्टर्न नेवल का कमांड जो है आपकी, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? मुंबई के अंदर। सदर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? कोची के अंदर। तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। तो देखो अब नेवी करवा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने हेडक्वार्टर्स में ना करवाए, तो एक विशाखापट्टनम में होगा, एक कोची के अंदर होगा, एक मुंबई के अंदर होगा। तीसरा हो गया कैपिटल सिटी को कैसे छोड़ दें हम, तो आपका कैपिटल सिटी क्या है हमारी? न्यू दिल्ली, ठीक है। तो 4 जगह पे होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड वेनू सजेस्ट द पोटेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्ली अर्थ? कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो आपका फाउंड है, मिला है इन द सैंपल जो कि लाए गए हैं जो एस्टेरॉयड वेनू है उससे, सजेस्ट द पोटेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्ली अर्थ? तो कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया गया है आपका इसके अंदर? तो इसके अंदर पाया गया है आपका अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोबेसिस, ठीक है। कौन कौन पाया गया है? अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोबेसिस। तो जो अमाइनो एसिड हमें पता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं आपकी? अमाइनो एसिड की एक पूरी चेन मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। जैसे होता है ना, ईंट से आप क्या करते हो? घर बनाते हो। उसी तरीके से अमाइनो एसिड की एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए हम इनको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोबेसिस आपकी 2 केमिकल कंपाउंड है जो पाए गए हैं, जो कि आपका एस्टेरॉयड बेनू है, क्षुद्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेनू, उसमें जो वहां से जो सैंपल आए गए हैं उसके अंदर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड इन सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड वेनू। तो ये आप पिक्चर भी बहुत अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे मिनरल प्लेट का दिया है, सल्फाइड का, देन वाटर वियरिंग क्ले फाइबर्स कुछ इस तरीके की होती है वहां पे। ये आयरन ऑक्साइड, देन आयरन ऑक्साइड यहाँ पे प्लेक्वेट्स दिए हुए हैं। ये एस्टेरॉयड की पिक्चर है, ओके। Rock and dust samples retrieved by NASA from the asteroid Bennu exhibit some of the chemical building blocks of life. तो जो रॉक और डस्ट जो भी सैंपल आए गए थे नासा के द्वारा, उसमें उन्होंने ये बताया कि केमिकल जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ
क्योंकि इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ही बोला जाता है ना, आपका अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। द यूएस स्पेस एजेंसी रोबोटिक OSIRIS-REx spacecraft in 2020 collected the sample from the near Earth asteroid, और ये क्या है, हमारे अर्थ के काफी नजदीक है आपका एस्टेरॉइड बेनू, एक रॉकी रेमिनेंट ऑफ अ लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, उसी से मिलकर क्या बनता है आपका एस्टेरॉइड बनता है, दैट हैड फॉर्म्ड नियर द डॉन ऑफ द सोलर सिस्टम रफली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स साल पहले ये बना था आपका एस्टेरॉइड बेनू। द सैंपल वर डिलीवर्ड टू द अर्थ इन 2023, तो 2023 के अंदर ये अर्थ के ऊपर लाए गए थे by the parachute inside a capsule released by OSIRIS-REx that landed in Utah Desert। जो उथा डेजर्ट है यूएस के अंदर, वहां पे क्या हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कहाँ पे है ये। तो उसके द्वारा क्या किया गया था, ये वहां पे जब लैंड किया गया था, तो उसके बाद अभी रिसर्च में पता चला है कि इसमें ये पाया जा रहा है। द सैंपल्स कंटेन्ड अ डाइवर्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रेजेंट कर रहे हैं सैंपल में 14 से 20 ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, दैट वर यूज्ड टू मेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट प्ले indispensable roles in the structure, function, and regulation of living organism. Present also were all 5 nucleobases, nitrogen-containing compound, genetic components of DNA, RNA in all life on the earth. Organic compound have one or more carbon atom that are bound to other element, usually hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. All life on the earth is based on carbon. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि आपके कम से कम 14 से 20 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको अमाइनो एसिड बोला जाता है। अमाइनो एसिड में टोटल आपके कितने, अभी प्रेजेंट में कितने, पहले 20 अमाइनो एसिड हुआ करते थे, अभी 2 की और डिस्कवरी हुई है, तो टोटल एट प्रेजेंट कितने अमाइनो एसिड है हमारे, 22 अमाइनो एसिड है। इन 22 अमाइनो एसिड के अंदर भी आपके 11 है आपके नॉन पोलर और 11 ही आपके कैसे हैं, पोलर अमाइनो एसिड है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये साइंस वालों का पार्ट है, बस सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप किसी सिंपल जैसे कि प्रोलिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, ये सब अलग अलग क्या करेंगे, मिलके क्या करते हैं, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, फिर ऐसे तीसरा अमाइनो एसिड, ये मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो उसी को बोला जाता है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where was the golden-headed Cisticola axilis recently discovered in the southern part of Western Ghat? Golden-headed Cisticola जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, पूरा साइंटिफिक नेम है इसका Cisticola axilis, इसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में। 2 तरह की घाट्स होती हैं आपकी, ये है इंडिया, मैं हाफ ही बना रही हूँ, ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्या ईस्टर्न घाट है, ये आपके वेस्टर्न घाट है, तो इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में भी कौन सी साइड पे, सदर्न पार्ट, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वहां पे आपका गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला या सिस्टिकोला एक्सिलिस डिस्कवर किया गया है। तो एग्जैक्ट पूछा गया है कि कहाँ पे, तो वो है आपका मथी-केतन शोला नेशनल पार्क के अंदर। कहाँ पे पाया गया है, मथी-केतन शोला नेशनल पार्क। गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला फाउंड इन मथी-केतन शोला नेशनल पार्क। तो ये है आपका गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला, बड़ा क्यूट सा है। पिक्चर को ध्यान से देखा करो, फिर आपको ना लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो ये है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला जो कि आपका पाया गया है मथी-केतन शोला नेशनल पार्क के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि मथी-केतन जो शोला नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, तो ये आपका केरल के अंदर है। द डिस्कवरी ऑफ द गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला इन मथी-केतन शोला नेशनल पार्क emphasizes the need for further studies on the avian biodiversity in the Western Ghat. And golden-headed Cisticola axilis, usually found in grassland, was recently discovered in the Mathiketan Shola National Park. बार बार आ रहा है, अब केरल के अंदर है ये आपका इडुक्की में। अब केरल न्यूज में आ गया, तो आपको केरल के फर्दर और जो नेशनल पार्क है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहीं से आपका बन जाएगा स्टेट वाला पार्ट भी। तो केरल के अंदर एक इडुक्की के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मथी-केतन शोला नेशनल पार्क। शोले निकलते हैं वहां पे, इतना सुंदर बर्ड है ना, उस बर्ड को देख के सबके मतलब शोले निकल जाते हैं। तो मथी-केतन, सब शोला जब निकलने तो सब अपना माथा मारते रहते हैं। तो मथी-केतन शोला नेशनल पार्क इडुक्की केरला के अंदर है। और ये जो स्पीशीज है ये कैसी है आपकी, गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला, ठीक है, सिस्टिकोला एक्सिलिस, और सदर्न पार्ट ऑफ पलक्कड़ गैप इन द वेस्टर्न घाट के अंदर ये पाई जाती है, पाई गई है, अभी हाल ही में डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द IATA मींस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन,
Which country ranked first in the passenger load factor for domestic flights in 2024? अगर आईटा की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे रही है आपकी रैंक फर्स्ट इन पैसेंजर लोड फैक्टर में, कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उनको उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया उसमें पैसेंजर मतलब कि उन्होंने गए हैं, तो उसके में रही है हमारा प्यारा भारत। द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया टॉप्स ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट लोड रैंकिंग। इंडिया की जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उन्होंने अचीव किया है पैसेंजर लोड फैक्टर कितना 86.4% इन 2024, जो कि ग्लोबली रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा है आपका। एंड सरपासिंग द यूएस, यूएस को हमने इसमें सरपास किया है, चाइना को हमने इसमें सरपास किया है, तो अब हम नंबर 1 पे आ गए। तो सेकंड पे कौन आ गया आपका? यूएस आ गया 84.1% के साथ, और थर्ड पे कौन आ गया आपका? चाइना आ गया 83.2% के साथ, और नंबर 1 पे हमारा प्यारा भारत 86.4%। और ये जो पूरा डाटा है, data from the Directorate General of Civil Aviation shows that India's aviation sector witnessed 163 million passenger boarding domestic flight in 2024। और आपका जो हमारा डीजीसीए है, डीजीसीए की जो आंकड़े हैं जिन्होंने हमको अभी अपना डाटा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जो भारत की जो हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उसमें हमने सबसे ज्यादा 163 मिलियन मतलब पैसेंजर हमने क्या किए हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was named the player of the match in the final of the ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2025? किनको बोला गया है, मतलब टाइटल किसको दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का, जो कि अभी फाइनल आपका आईसीसी अंडर 19 बोला है, ये ध्यान रखना है। अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि 2025 में आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें आपका प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? त्रिशा गोनगाड़ी, निकी प्रसाद, शबनम इस्माइल एंड दीप्ति शर्मा। तो राइट आंसर है आपकी त्रिशा। जैसे कि हमारे पास त्रिशा है और यहाँ पे जो विनर रही है वो है त्रिशा, तो इजीली याद कर सकते हैं। आपकी क्लास में है ना प्रिशा, तो प्रिशा को हमने त्रिशा बना देना है, और वो बन चुकी है प्लेयर ऑफ द मैच। किसमें? अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ जिसमें इंडिया जीता है, इंडिया ने लिफ्ट किया इस वर्ल्ड कप को। India were crowned ICC Under-19 Women T20 World Cup 2025 champions with a 9-wicket win over South Africa। तो साउथ अफ्रीका को हमने फाइनल में हराया है और इंडिया इसमें जीत गया है। कितनी विकेट से? 9 विकेट से। तो बहुत ही अच्छा है। वैसे ना वीमेन का मैच बहुत कम लोग देखते हैं क्रिकेट का, बहुत ही कम एज कम्पेयर टू मैन कैटेगरी, पर देखना चाहिए। और इतना अच्छा मतलब कि आज तक एक है आपकी प्लेयर, जब उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मतलब इतना अच्छा वो बनाया, अभी 400 प्लस उनके हैं, और अभी तक कोई भी मैन कैटेगरी में मतलब कि आपकी जो मेल कैटेगरी में किसी ने भी आज तक वैसा रिकॉर्ड ही नहीं बनाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं वही है, पुरुष प्रधान समाज है, तो लेकिन वही है ना, प्रधानता उन्हें दी जाती है तो ज्यादातर लोग देखते हैं, आपका मेल का फीमेल का कम ही देखते हैं। द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट वॉज प्लेड ऑन 2 फरवरी 2025, जिस दिन आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे था, उस दिन फाइनल हुआ इस टूर्नामेंट का। कहाँ पे हुआ ये याद रखना है आपने, तो ये हुआ है आपका ब्योमास क्रिकेट ओवल कुआलालंपुर, जो कहाँ पे आपका मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया की धरती में देखो, देश भी दूसरा था और जीते भी फिर भी हम, तो साउथ अफ्रीका को हमने हराया 9 विकेट से। और हुआ कहाँ पे? ये कुआलालंपुर मलेशिया में, ब्योमास क्रिकेट ओवल जो वहां का स्टेडियम है। और उसको लीड किसने किया था? हमारी कैप्टन थी निकी प्रसाद। कौन थी? निकी प्रसाद। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही आपकी? गोनगाड़ी त्रिशा जी, जो कि हमारी प्रिशा जी हैं। तो गोनगाड़ी त्रिशा जी रही आपकी प्लेयर ऑफ द मैच। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है आपकी फिर से गोनगाड़ी त्रिशा ऑफ द इंडिया। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में भी वही रही, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वो रही है आपकी। याद रखना है ये। ओ सॉरी, तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया। गोनगाड़ी त्रिशा ऑफ इंडिया। BCCI announces cash award of Rs 5 crore after India wins second consecutive Under-19 Women's T20 World Cup। और आपको पता है कि पहले भी हमने जीता था, अभी हमने दूसरी बार दोबारा जीत लिया है। तो कंसेक्यूटिव होता है मतलब कि लगातार, तो दूसरी बार लगातार हमने जीत लिया। और BCCI ने बोला है हम तो अपनी जो इंडिया की फीमेल कैटेगरी जो ये क्रिकेट टीम है इनको हम देंगे 5 करोड़, ठीक है, तो उनको मिलेंगे 5 CR। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's governor recently launched the Braille-enabled version of the Indian Constitution?
ये भी अपने आप में ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपको पता है ब्रेल इनेबल्ड वर्जन मतलब कि ये वो लोग हैं, वो बच्चे हैं या फिर वो पर्सन हैं जो कैसे होते हैं आपके, क्या होते हैं, उनकी जो आईसाइट होती है वो कैसे, तो वहां से डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। तो इन्होंने क्या किया, उनके लिए ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसका इन्होंने क्या लॉन्च किया, ब्रेल इनेबल्ड वर्जन। मतलब कि जो भी आपके अब ये जो मतलब कि जिनकी आईसाइट नहीं होती है वो क्या कर सकते हैं, आप ब्रेल इनेबल्ड वर्जन को पढ़ के पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही शुभ काम किसने किया है, कर्नाटका ने किया है। अच्छी चीज है ये, मेरे को अच्छा इनिशिएटिव लगा ये, तो कर्नाटका ने किया है ये। तो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कर्नाटका गवर्नर लॉन्चेस ब्रेल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन है वहां के आपके गवर्नर, थावर चंद गहलोत। ये जो आपको सेंटर में दिख रहे हैं ना लाल टोपी वाले, ये हैं थावर चंद गहलोत जी। तो इनके द्वारा किया गया है। साथ में आप देख सकते हो बच्चे भी हैं यहाँ पे जो एक खड़े हैं साथ में, और ये हैं आपकी ब्रेल असेसिबल, मतलब इनकी आई साइट नहीं है। To mark 75 years of the Constitution, Shankara Eye Hospital, in collaboration with CII Young Indians, Bengaluru, has brought out a Braille-enabled version of the Indian Constitution. और कर्नाटका के गवर्नर कौन है आपके, थावरचंद गहलोत हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया। A Braille version of the Indian Constitution. The project seeks to foster a more inclusive society, ensuring that everyone, हर एक इंसान उसको पढ़ सके, रीड कर सके, regardless of their vision ability हो, मतलब ठीक है उनकी आईसाइट वीक है, विजन एबिलिटी है उनकी, है ना, उनको दिखता नहीं है, तो उसके लिए वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इजीली पढ़ सकते हैं इस ब्रेल वर्जन सिस्टम से। और अपने नेशन के बारे में वो क्या कर सकते हैं, फाउंडेशनल नॉलेज। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना सबको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो बच्चे स्कूल में है कॉलेज में है, सबको ही पता होना चाहिए। जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में भी लोग रहते हैं जो बेशक नहीं पढ़े लिखे हैं, इसके लिए ना बहुत अच्छा इनिशिएटिव 2023 के अंदर किया था केरला ने। केरला की एक डिस्ट्रिक्ट थी कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट, अभी मुझे ऐसे याद आ रहा है, तो कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट थी केरल की। तो उन्होंने पता क्या किया था, जितने भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, आई थिंक पता नहीं कितने दिन का था वो, महीने का था कि कितने डेज का था। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जितनी भी अपनी मतलब पॉपुलेशन थी उनको उन्होंने मतलब कि बेसिक, पूरा तो नहीं उनको बता सकते, लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। क्योंकि नहीं पता होता, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है, सोसाइटी में डोमिनेशन देखने को मिलती है बहुत सी चीजों को लेके कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। और वो लोग करते हैं जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है। तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया था केरल के अंदर। और ये ब्रेल वर्जन आने वाला कौन है आपका, कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द मिचिबिकी 6 सैटेलाइट ऑन H3 रॉकेट। तो कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है मिचिबिकी, नाम ये अजीब सा है, चाइनीज और जापानीज नाम लग रहा है ना, मिचिबिकी ज्यादातर जापानीज नाम लग रहा है। तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट, और कौन सा रॉकेट है आपका, H3 रॉकेट। तो कौन सी कंट्री ने किया है, जापानीज नाम लग रहा है, तो जापान। तो मिचिबिकी। जापान सक्सेसफुली लॉन्चेस नेविगेशन सैटेलाइट ऑन न्यू फ्लैगशिप H3 रॉकेट। तो जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना नेविगेशन सैटेलाइट नए रॉकेट के ऊपर, कौन सा, H3 रॉकेट। देखो नेविगेशन सैटेलाइट की बात की तो मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ अगर आप आंसर दे दोगे तो। नेविगेशन सैटेलाइट आपको पता है कि इंडिया की भी नेविगेशन सैटेलाइट है, अब भी पढ़ा है हमने, कौन सी है अगर किसी को याद। मैं ये भी बता देती हूँ, मैंने कहा था आपको कि हम जनरली यूज करते हैं डैश डैश डैश, वो है यूएस की। अब मुझे बताओ डैश 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 वो कौन है जिसको हम यूएस की, जिसको हम भी यूज करते हैं, फटाफट बोलो। जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, हम फटाफट से क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, बताओ। यूएस की नेविगेशन सैटेलाइट है वो, नाविक। नाविक इंडिया की है, ठीक है, नाविक इंडिया की है। यूएस की कौन है आपकी, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जो नाविक है वो कहाँ की है, वो इंडिया की है, तो याद रखना है। और जापान की जो है आपकी नेविगेशन सैटेलाइट, वो भी उन्होंने अभी फाइनली क्या कर दी, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दी है। और किसके थ्रू, H3 रॉकेट के थ्रू। Japan Space Agency successfully launched a navigation satellite on its new flagship H3 rocket as the country seeks to have a more precise location positioning system for its own, है ना, ताकि वो अपना एक सिस्टम पोजिशनिंग सिस्टम यूज कर सके। The H3 rocket carrying the Michiwiki 6 satellite lift off from the आपका Tanegashima Space Center on a southwestern Japanese island। जापान का जो कंट्री अभी आपको पता होना चाहिए वो है कौन सा, तो वो है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। जो उनका आपका नेविगेशन जो सैटेलाइट है सिस्टम है वो कौन सा है, उसका नाम है QZSS,
इसको वो कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ। जापान करंटली हैज द क्वाजी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम और QZSS या QZSS भी बोल सकते हो आप, with 4 satellite for a regional navigation system that first went into operation in 2018। और जो मिचिविकी 6 है आपकी जो सैटेलाइट अभी इन्होंने नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, किससे लॉन्च की इन्होंने? एसरी रॉकेट से, मिचिविकी 6 ना। रॉकेट कौन है? एसरी रॉकेट है। क्या है मिचिविकी 6? एक नेविगेशन सैटेलाइट है। तो ये रही आपकी इस नेटवर्क की 5th। बस इतना सा आपने याद रखना है। अगर जापान की न्यूज में तो आपको इंडिया की पता होनी चाहिए और कुछ और जैसे इंपॉर्टेंट रशिया की पता होनी चाहिए, चाइना की पता होनी चाहिए, कुछ मेन कंट्री की आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। NASA astronaut Sunita Williams broke the spacewalking record previously held by former astronaut Peggy Whitson. What was the total spacewalking time achieved by Williams? ये क्वेश्चन भी आपका जरूर आएगा क्योंकि आपको पता है सुनीता विलियम्स जी अभी न्यूज में बहुत ज्यादा थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम है, जो कि नासा की क्या है आपकी अंतरिक्ष यात्री थी, है ना, गई थी वो, तो अभी उन्होंने क्या किया है, जो उनसे पहले गए हुए थे कभी, पैगी विटसन, तो उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, ब्रोक कर दिया स्पेस वॉकिंग का। तो वो पूछा गया है कि टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम जो विलियम के द्वारा, सुनीता विलियम के द्वारा अचीव किया गया है वो कितना था? तो वो था आपका 62 आवर्स एंड 6 मिनट। कितना था आपका वो? 62 आवर 6 मिनट्स। बाकी बच्चे भी बोला करो, 1-2 बच्चे बस वो ही बोलते हैं, आप सब भी बोला करो, है ना। सुनीता विलियम सेट्स न्यू स्पेस वॉक रिकॉर्ड। तो ये है आपकी सुनीता विलियम जी। NASA astronaut Suni Williams achieved a historic milestone by breaking the spacewalking record previously held by former astronaut Peggy Whitson। तो जो पैगी विटसन जी थे उनका जो रिकॉर्ड था वो था 60 घंटे 21 मिनट का, लेकिन विलियम जी ने उनसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, तो अब उनका कितना हो गया? 62 आवर एंड 6 मिनट। यहां से क्वेश्चन आएगा ना, इसको जरूर अच्छे से याद करना आप लोग। अगर पूछा जाएगा पैगी विटसन का तो 60 आवर्स एंड 21 मिनट एंड सुनीता विलियम का है 62 आवर, 2 घंटे बढ़ा दो और मिनट्स भी कुछ बढ़ा दीजिए तो 6 मिनट्स। दिस मिशन वॉज पार्ट ऑफ एक्सपीडिशन 72। और कौन से नंबर का अभियान था ये आपका? 72 नंबर का एक्सपीडिशन था, मार्किंग द 92nd यूएस स्पेस वॉक। और अगर यूएस स्पेस वॉक की बात की जाए तो कौन सा था आपका? 92nd। विलियम वॉज अकॉम्पनीड बाय फेलो एस्ट्रोनॉट। आपको पता ही होना चाहिए उनके साथ में कौन गए थे, तो क्योंकि हाईलाइटेड आपकी सुनीता विलियम जी थी, लेकिन साथ में पता होना चाहिए कि वच विलमोर भी थे उनके साथ। एंड इट वॉज विलियम्स 9th स्पेस वॉक। इससे पहले भी वो 8 टाइम चली गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है हर एक चीज इस न्यूज से रिलेटेड। तो ये थी इनकी 9th नंबर की स्पेस वॉक। एंड विलमोर, जो कि वच विलमोर है, एंड विलियम आर करंटली scheduled to return on the crew 9 mission at the end of March 2025, completing nearly 300 days in space, है ना। तो अब तो वो वापसी भी आ गई हैं। और वापसी में कौन ले गए थे उनको लाने के लिए? कौन गया था? किसका कैप्सूल गया था? हमारे तो नहीं, आपके एलन मस्क जी का गया था, स्पेस एक्स का। तो जो तभी मैंने आपको बताया भी था, जो इतना न्यूज में रहता है नासा नासा नासा, तो नासा को भी फेल कर दिया आपके स्पेस है। नासा ने भेज तो दिया लेकिन वो वापिस नहीं ला पाया। भेज दिया लेकिन वापसी किसके थ्रू हुई? स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि आपका एलन मस्क का क्या आपका पर्सनल है, प्राइवेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is the correct mascot and slogan for the 9th Asian Winter Games to be held in Harbin in February 2025? तो इसमें से आपको बताना है जो 9th नंबर का जो एशियन विंटर गेम हुई है कहाँ पे? हर्विन के अंदर। तो उसका जो करेक्ट आपको मैस्कट और स्लोगन बताना है कि क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा बिन बिन एनिनी, उसका मैस्कट था, और स्लोगन था ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। कैसे याद करेंगे हम इसको? मैस्कट क्या है? बिन बिन एनिनी। तो मैस्कट होते हैं ना कुछ बनाते, जैसे कि हमने खोखो का देखा था। खोखो का क्या था आपका? मेल का क्या था वहां पे? आपका तेजस था, और फीमेल का क्या था? आपका तारा था। और वैसे ही अगर हम एशियन विंटर गेम की, अब कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक तो हमारी इंडिया की विंटर गेम होती है तो वो भी हमने पढ़ी है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। पूछा गया 9th एशियन विंटर गेम। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पे भी होते, 2 फेज में होती। फर्स्ट फेज कहाँ पे हुआ था आपका? लद्दाख के अंदर हुआ था, और सेकंड फेज कहाँ पे हुआ था आपका? JNK के अंदर हुआ था। और टॉप किसने किया था? लद्दाख ने किया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 9th एशियन विंटर गेम जो कि कहाँ पे हुई आपकी? ये हुई है आपकी हर्विन के अंदर। तो इसका जो मैस्कट रहा वो रहा आपका बिन बिन निनी, है ना, BN, बिन बिन निनी। आई आ रहा, दोनों में IN बड़ा कॉमन सा आ रहा है इसमें मैस्कट में। स्लोगन क्या है? इन्होंने कहा कि हमारा सर्दियों का सपना है कि एशिया में प्यार फैलाना है।
क्या है स्लोगन? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। गवर्नमेंट एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एथलीट्स ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने बोला कि जी हम क्या करेंगे, हम और ज्यादा उनको क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। हैज अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट, जो कि इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे 9th विंटर एशियन गेम के अंदर, जो कहाँ पे, वो हरविन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरविन है कहाँ पे, तो हरविन है आपका चाइना के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर का था? 9th नंबर की विंटर एशियन गेम थी, अंडर द असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ANSF स्कीम। और ये चला आपका 7 से 14 फरवरी 2025 में हुआ ये। इंडिया इज सेंडिंग एन 88 मेंबर कॉन्टिजेंट टू द हरविन विंटर गेम्स। तो इसमें हमारी तरफ से कितने गए थे? इंडिया की तरफ से 88 गए थे। 88 मेंबर का कॉन्टिजेंट था पूरा आपका। हरविन चाइना गए थे हम लोग विंटर गेम के लिए, जिसमें से 59 हमारे एथलीट थे और 29 क्या थे? आपके ऑफिशियल थे। अब स्पोर्ट्स कौन कौन थे इसमें? इसमें स्पोर्ट्स था आपका बायथलॉन, कर्लिंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, स्कीइंग एंड स्काई माउंटेनियरिंग। विंटर की गेम्स है ना, तो वहां पे आपकी और चीजें नहीं होंगी, वहां पे इस तरीके की गेम्स होंगी। तो क्या क्या है आपका? बायथलॉन, कर्लिंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, स्कीइंग एंड स्काई माउंटेनियरिंग। ये एक को अगर आपको नहीं पता लगता है, इसका गूगल करना है आपने कि बायथलॉन कैसा स्पोर्ट होता है, कर्लिंग कैसा होता है, आइस हॉकी, स्केटिंग, स्कीइंग, ये तो सब पता होता है आपको। तो गूगल करके आपको और अच्छे से मतलब एक रिटेन हो जाएगा लंबे टाइम के लिए। तो मैस्किट था ये जो आपको दिख रहे हैं दो क्यूट से, एक बिन बिन है, एक नीनी है। बोथ आर टाइगर्स। ये भी पूछा जाता है कि मैस्किट तो है, बताओ पर ये कौन क्या है, कौन सी कैटेगरी से लिए गए हैं? ये दोनों ही टाइगर हैं जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, तो पता होना चाहिए आपको दोनों कौन सी कैटेगरी है ये टाइगर की। बिन बिन एंड नीनी, नाम बड़े क्यूट है, कोई सोचेगा ही नहीं कि टाइगर है ये। तो ये दोनों है आपके ये। और पाए कहाँ जाते हैं ये टाइगर? आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना में। बिन बिन रिप्रेजेंट करता है आइस स्पोर्ट्स को। ये भी पूछा जाता है कौन किसको, जैसे हमने पढ़ा था ना तारा और तेजस। तारा क्या करता था? वो आपको डायरेक्शंस बताता था। तेजस क्या? वो एनर्जी को बताता था, है ना। मेल के लिए हमने तेजस रखा था खो खो में। अब ये बिन बिन किसको रिप्रेजेंट करता है? बिन बिन रिप्रेजेंट करता है आइस स्पोर्ट्स को, और नीनी किसको करता है? स्नो स्पोर्ट्स को। ठीक है, स्नो और आइस में आपको पता है कि ये डिफरेंस होता है। आइस बिल्कुल जो अभी दिख रहा है आपको आइस वाला पार्ट, और स्नो होगा जहाँ पे थोड़ी सी बर्फ आपको देखने को मिलेगी। आइस मतलब हार्ड होती है, स्नो आपकी सॉफ्ट होती है। स्लोगन ऑफ द गेम्स, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। हम एशिया में प्यार ही प्यार फैलाएंगे सर्दियों की गेम खेल के, विंटर का सपना है हमारा। तो ये आपका है स्लोगन। और एम्बलम क्या है इस गेम का? ब्रेक थ्रो। ये भी याद रखना है, ये सारा आपका स्टैट और यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ये है स्लोगन। एंड एम्बलम रहा आपका इस गेम का ब्रेक थ्रो। एंड द एशियन विंटर गेम, ये हर 4 साल में होती है। जो फर्स्ट एशियन विंटर गेम थी वो आपकी जापान के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी, सपोरो में। कहाँ पे हुई थी? सपोरो या फिर सेपोरो के अंदर हुई थी आपकी फर्स्ट एशियन विंटर गेम। जापान इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द विंटर गेम्स। जो आपकी विंटर एशियन गेम है उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम, मतलब सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? दूसरे देश की धरती में भी जाके इन्होंने कमाल कर दिया, तो वो है आपका जापान। जापान ने कितने मेडल जीते हैं? 397, मतलब टॉप पे रहा आपका। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही ये विंटर एशियन गेम्स की। एंड इंडिया हैज नॉट वॉन एनी मेडल इन द विंटर एशियन गेम। तो ये दुख की बात भी है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया कोई भी मेडल नहीं लेके आई है। ठीक है, इंडिया हैज नॉट वॉन एनी मेडल इन द विंटर एशियन गेम्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब आज तक नहीं लाई है, अब इसको जो इसमें हुआ होगा अब वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे कि वहां पे लेके आई थी कि नहीं लेके आई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उससे रिलेटेड आपके पास 4 स्टेटमेंट दी है। फोकस करना है आपने, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द IBCA एम्स टू कंजर्व 7 बिग कैट्स इंक्लूडिंग द टाइगर, लायन एंड जैगुआर। तो ये स्टेटमेंट कैसी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो IBM का एम है कि उन्होंने 7 जो बिग कैट्स है जिसके अंदर टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, जैगुआर भी आते हैं और भी आते हैं, तो उनको क्या करना है? हमने कंजर्व करना है। हाँ जी ठीक है। द IBCA वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9th of April 2023। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है आपकी? करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो IBCA है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका हेडक्वार्टर है आपका रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ में। ये स्टेटमेंट है आपकी गलत।
और लास्ट स्टेटमेंट है, एज ऑफ नाउ 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंसेंटेड टू ज्वाइन द आईबीसीए। तो भारत के साथ 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है। ये भी आपका है राइट आंसर। अब देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जो कि निकारागुआ में नहीं है। इस पिक्चर को भी आप अच्छे से देख सकते हो, इसको भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम commemoration of 50 years of Project Tiger at Mysuru and launched the International Big Cat Alliance is focused on the protection and conservation of 7 major big cat। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि 7 जो बिग आपकी कैट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वो है आपकी टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। कौन कौन सी है? टाइगर, लाइन, लेपर्ड। सारी स्पीशीज नहीं पाई जाती है इंडिया के अंदर, ये भी ध्यान रखना। टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। लेपर्ड 2 तरह के, एक लेपर्ड एक स्नो लेपर्ड है। देन प्यूमा, देन आपका जैगुआर एंड चीता। और सातों के सातों आपके बने हुए भी हैं यहाँ पे। The framework agreement on establishment of the International Big Cat Alliance has officially come into force. From 23rd of January 2025, the IBCA and its secretariat have become a full-fledged treaty based on intergovernmental international organization and international legal entity. तो इनके बीच में अच्छे से full-fledged treaty हुई थी। और जो Ministry of External Affairs है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द डिपोजिटरी ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसमें कंफर्म किए गए हैं आपके 5 देश। कौन कौन सी? रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ एंड किंगडम ऑफ एस्वातिनी एंड आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको पता है ऑफिशियल नेम हमारा सिर्फ इंडिया नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल नेम देखोगे, इंडियन नेम देखोगे, तो वो क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, वी आर द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया, रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया, all have deposited the instrument of the ratification acceptance approval under the article 8 clause 1 of the framework agreement। तो उसके अंदर ये उनको पूरा अप्रूवल दे दिया गया है। The 5 countries mentioned above have signed the framework agreement to formally become members of IBCA। ये जो 5 देश आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से? रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ, किंगडम ऑफ एस्वातिनी एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया एंड रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। ये 5 देश अब फाइनली आपकी इन्होंने साइन कर दिया है आपका आईबीसीए को। तो उसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था और पूरी तरह से अब आईबीसीए के मेंबर बन गए हैं। एज ऑफ नाउ 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंसेंटेड टू ज्वाइन आईबीसीए। टोटल कितनी होगी अब? 27 कंट्रीज एंड सेवरल इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैव आल्सो पार्टनर्ड विद आईबीसीए। और आईबीसीए के बारे में अब देख लेते हैं। आईबीसीए को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? 9th of April 2023 को, ड्यूरिंग द इवेंट जिसमें हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल को कमेमोरेट कर रहे थे। द यूनियन कैबिनेट इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 29th of February 2024 एंड अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईबीसी विद हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा, है ना? तभी नहीं मैंने बताया था ऊपर, क्योंकि ऊपर निकारागुआ लिखा हुआ था तो वो गलत होगा। इंडिया ने लॉन्च किया था तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हमारे प्यारे भारत के अंदर है, ठीक है। अब ये लॉन्च डेट याद रख लेनी है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट क्या है? इसकी 9th of April 2023 को किसके द्वारा किया गया था? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। क्यों किया गया था? एक इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए थे, उसको कमेमोरेट करने की याद में उन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो हम लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने आईबीसी को लॉन्च कर दिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडिया के अंदर है। इट वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट। अब आईवीए है आपका, इसको क्यों लॉन्च किया गया था? इसका एम था कि जो 7 बिग कैट है, ये आपको सातों के साथ लर्न होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। तो उनको हमने क्या करना है? कंजर्व करना है। टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। द आईवी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नोडल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो हमारी इंडिया की एनटीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो होगी और इसके आपके मिनिस्टर कौन थे? आपके भूपेंद्र यादव जी, है ना? तो ये इन्होंने मिलकर क्या किया है? साथ में हेल्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड कैंसर डे। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैंसर अब एक ऐसी डिजीज बन चुकी है जो कि अब आपको बिल्कुल आम देखने को मिल रही है। नाम बहुत बड़ा है कैंसर, लेकिन बीमारी मतलब आप क्योर कर सकते हो अगर आपको अर्ली स्टेज पे पता लग जाए। नंबर ऑफ सेल्स जब आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लग पड़ते हैं और डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है।
World Cancer Day is observed on 4th of every year. The new 2025-27 campaign titled United by Unique. हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जो वर्ल्ड कैंसर डे होता है वो हम 4 फरवरी को ही क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बोला इन्होंने, 4 फरवरी को, और आपकी जो टाइटल था वो क्या था, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड कैंसर डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द WHO इन 2000। ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है, गलत है। तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए। अब देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। थीम क्या है आपकी 2025-23 की, यूनाइटेड बाय यूनिक। हम सबको ना एक होने की जरूरत है ताकि हम ऐसी बीमारी को हरा सके। तो यूनाइटेड बाय यूनिक। कभी भी घर में, भगवान करे कभी किसी के घर में ना हो, अगर फिर भी मतलब होता है, अगर इस तरीके की किसी की बीमारी होती है उस टाइम पे ना हमें उनको ना बहुत अच्छी केयर और बहुत अच्छे से मतलब कि पूरी फैमिली को एक यूनाइट होने की जरूरत है। तो यूनाइटेड बाय यूनिक करके इसकी थीम है। द डे इज लेड बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। और ये जो डे है इसको लीड कौन करता है, आपका यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। और द डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000। तो आपको आपका राइट आंसर मिल गया होगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये एस्टेब्लिश किया गया WHO के द्वारा 2000 में। 2000 ठीक है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है ये, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, UICC, नॉट WHO। तो इस वजह से वो आपकी स्टेटमेंट कैसी होगी थी, गलत। 2000 ठीक था कि 2000 में किया गया है इस डे को एस्टैब्लिश। थीम है आपकी यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड द 3-member जुडिशियल कमीशन सेट अप बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द स्टैम्पीड एट द महाकुंभ इन प्रयागराज। आपको पता है कि अभी आपका प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है ना, उसमें बहुत से लोग गए, करोड़ों में लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है ना, मतलब सबने गए महाकुंभ में अपने पाप धोने गए, बोलते हैं हम पाप धोने गए, तो सब गए और वहां पे भगदड़ भी मची और जिसमें बहुत से लोग आपके मारे भी गए। तो वही पूछा गया है, फिर यूपी की गवर्नमेंट ने क्या करना था, यूपी की गवर्नमेंट ने तो बिठानी थी, कोई कमीशन को सेटअप करेंगे कि पता करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, ये जो स्टैम्पीड हुई है, ये जो भीड़ भड़ाका जिसकी वजह से भागदौड़ हुई है, मौत हुई है बहुत से लोगों की, इसके बारे में पता करिए। तो उसके लिए पूछा गया है, जो ये 3 मेंबर की जो जुडिशियल कमीशन सेटअप किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके हेड किसको अपॉइंट किया गया था, लीड कौन कर रहे थे उसको, हर्ष कुमार। कौन कर रहे थे, हर्ष कुमार। जुडिशियल कमीशन विजिट महाकुंभ स्टैम्पेड स्पॉट, जिसमें से आपको एक दादी जी यहाँ पे दिख रही है, अम्मा जी, जो मतलब इसी स्टैम्पेड का क्या हुई है, शिकार हुई है। तो वहां पे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और वो पूरा देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। द 3 मेंबर, ये भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 4 मेंबर थी, 5 मेंबर थी, 3 मेंबर थी, तो आपने याद रखना है कि कितने मेंबर की थी आपकी, 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन थी जिसको सेटअप किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि महाकुंभ के अंदर ये जो भागदौड़ हुई है क्यों हुई है, क्या रीजन रहा इसके पीछे। हमने तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया था भाई, फिर भी ऐसा हो गया, क्या रीजन है इसके पीछे, जिसमें से आपके एटलीस्ट 30 पीपल मर गए और 60 इंजर हुए। कहाँ पे, प्रयागराज यूपी के अंदर, वहीं पे तो महाकुंभ था आपका। प्रयागराज में जहां महाकुंभ होता है वहां कौन सी 3 नदियां होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती है, एक आपकी गंगा, देन आपकी यमुना, और तीसरी कौन सी है आपकी, जो आपकी सबमर्ज हो गई है माता सरस्वती के नाम से, सरस्वती। द पैनल इज लीड बाय हर्ष कुमार। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको लीड किया है हर्ष कुमार ने, जो कि एक रिटायर्ड जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब इलाहाबाद बोल लो चाहे प्रयागराज बोलो, प्रयागराज है न्यू नेम, पुराना नाम हुआ करता था इसका इलाहाबाद। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि इंडिया की 3 कैपिटल रही है। फर्स्ट कैपिटल हुआ करती थी हमारी कोलकाता, सेकंड कैपिटल है हमारी, और एक दिन के लिए बीच में इलाहाबाद भी आपकी कैपिटल बनी थी, ओनली 1 डे के लिए। तो ये आपका स्टैटिक का पार्ट है, और फिर फाइनली आज की डेट में आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नासा स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा का जो आपका स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, उसका प्राइमरी फंक्शन है टू मैप द एंटायर स्काई। उसने पूरे के पूरे स्काई को क्या करना है, मैप करना है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, टू मैप द एंटायर स्काई, टू एक्सप्लोर मार्स, टू स्टडी द मून सरफेस, टू ऑब्जर्व स्पेसिफिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट। तो प्राइमरी फंक्शन नासा का ये जो स्फीयर एक्स स्पेस है, स्फीयर पूरा का पूरा स्काई इन्होंने एंटायर करना है, क्या करना है, उसको एंटायर स्काई को मैप करना है। टू मैप द एंटायर स्काई क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है। और कौन सा टेलीस्कोप है आपका, नासा का स्फीयर एक्स टेलीस्कोप। आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि स्फीयर एक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये नासा का एक टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है।
तो ये है इसकी पिक्चर, स्फीयर एक्स ऑब्जर्वेटरी, डिप्लॉयड फोटोन शील्ड, और पूरा आपको बताया हुआ है। ओके, NASA plans to map the entire sky in unprecedented detail with its latest Sphere X space telescope, which is scheduled to launch late February 2025. तो हो चुका है। Sphere X will map the entire sky in 102 infrared colors, helping uncover the truth about the origins of the universe and life key ingredients in our own galaxy. तो इन्होंने पूरा रिसर्च करना है, पूरा उसकी मैपिंग करनी है, हमारे जितना भी स्काई है उसको देखना है, उसके अंदर जो आपके 102 इंफ्रारेड कलर्स हैं, और साथ में उस कैसे इस धरती का, कैसे इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उसकी खोज में लगे हुए हैं। एंड लाइफ के की इंग्रेडिएंट जो है हमारी गैलेक्सी के अंदर वो क्या क्या है। इट इज गोइंग टू बी एन ऑल स्काई सर्वे मिशन। तो इसको ऑल स्काई सर्वे मिशन बोलो या फिर एंटायर स्काई सर्वे मिशन बोलो। अनलाइक अदर सच टेलीस्कोप्स लाइक जेम्स वेब जो कि लॉन्च हुआ, बड़ा फेमस था आपका ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। कब लॉन्च हुआ था? ये 2021 के अंदर हुआ था। विच टारगेट स्पेसिफिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जो अगर अभी ये नया आपका स्फीयर एक्स टेलीस्कोप आया, मतलब न्यूज में आया है, तो आपसे ना जेम्स वेब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भी अपने आप में बहुत फेमस था। और जेम्स वेब भी क्या आपका टेलीस्कोप है, लॉन्च कब किया गया था? इसको 2021 में किया गया था। इसका जो टारगेट था, इसने टारगेट किया था स्पेसिफिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को। किसको किया था? इसका टारगेट था स्पेसिफिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को। और सबसे जो अभी जो ये नया है आपका नासा का स्फीयर एक्स टेलीस्कोप, इसका बेस्ट पार्ट है बोलते हैं इसकी अफोर्डेबिलिटी। तो सस्ता है एज कंपेयर टू जो और थे आपकी। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST कॉस्ट $10 billion, while the Sphere X was made with a cost of $488 million. तो वो था 10 बिलियन का, तो वो कितना महंगा था आपका उसके कंपैरिजन में? $488 मिलियन। वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन किया जाए उसे, तो उसके कंपैरिजन में ये सस्ता है, अफोर्डेबल है। प्रीवियस मेजर टेलीस्कोप स्टैटिक के लिए आ गया आपका कि 1990 में नासा की कैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये भी बहुत न्यूज में था। फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू बी प्लेस्ड इन स्पेस, ये पहला मेजर ऑप्टिकल, देखो मेजर माइनर भी होते हैं इसमें, तो ध्यान रखना ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप था जिसको स्पेस में प्लेस किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, मतलब कि ज्यादा ऊपर नहीं जाना इसने, सिर्फ लो जो हमारी अर्थ का लोअर वाला ऑर्बिट है वहां की स्टडी करेगा। फिर 2021 में आया आपका कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और भी आए, हम मेजर पढ़ रहे हैं, तो मेजर में याद रखना सबसे पहले हमने 1990 का पढ़ा नासा का हबल वाला, देन उसके बाद अब नेक्स्ट है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, 2021 का है ये। तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में, तो इन्होंने मिलके किया था इसके ऊपर। इट डज नॉट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ लाइक द हबल स्पेस टेलीस्कोप, इट ऑर्बिट्स द सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप था उसको लॉन्च किसके लिए किया गया था? अर्थ की लोअर ऑर्बिट की स्टडी के लिए। जो आपका है ये वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये किससे रिलेटेड था आपका? ये रिलेटेड था आपका, इसने ऑर्बिट किसको किया था? सन को। तो यहीं से फिर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, तो दोनों ध्यान रखने हैं, ये अर्थ से रिलेटेड है और ये सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका नासा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इसको लॉन्च किया गया था 26 में, मतलब किया जाएगा, सॉरी फर्दर मतलब इन फ्यूचर के लिए एक नया बन गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू विथड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपने बड़ा फेमस सुना होगा चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो कौन सा देश बन गया है फर्स्ट लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका के अंदर कितनी कंट्री आती है आपकी? 7 कंट्री आती है आपकी, ठीक है। और इसका ना मैं बिना बताए आपको हिंट दूंगी, आप में से कोई भी बताना, कोशिश करना कि सब बताना, पर कोई भी बता देना क्योंकि टाइम भी हो रहा है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, ये वाला जो है ना ऑप्शन, ये बड़ा न्यूज में था। न्यूज में पता क्यों था? क्योंकि जो हमारे US के प्रेसिडेंट जी है ना, हमारे नए ट्रम्प अंकल जी, तो उन्होंने आते ही ना एक के बाद एक धमाका किया है ना। WHO से उन्होंने बोला वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ये जो सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ को खत्म करो। फिर उन्होंने एक और चीज बोली, बोला ये जो दिया था ना हमने किसी को, एक बड़ी स्पेशल चीज हमने दी थी ना किसी को, हमने बनाई है जिमी कार्टर के टाइम पे, ये हमको वापस चाहिए। तो वही वाली कंट्री है आपकी। वैसे तो आप इजीली पता कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, और ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में आता है आपका सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिका बोल दो आप। इसमें आते हैं आपके 7 कंट्री, कितनी आती है? 7 कंट्री, सॉरी है ना, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 7 कंट्री आती है। इन्हीं 7 में से एक है, तो ब्राजील तो मतलब ही नहीं है। अब अच्छा आप बताओ उनको कौन हो सकता है? मैंने हिंट भी दिया आपको, ट्रंप जी ने भी क्या बोल रहे हो? पनामा। वेरी गुड, इसका आंसर है पनामा। तो पनामा ने बोला हम विड्रॉ कर रहे हैं। किससे विड्रॉ कर रहे हैं? जो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? पनामा। ठीक है, देखो वैसे भी आपका जो ये वाला है ना मैक्सिको, ये आता है आपका यहाँ जो नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर 3 कंट्री आती है। सबसे ऊपर आती है कनाडा, देन आती है आपकी यूएसए, फिर आती है आपकी मैक्सिको। तो ये तो मतलब ही नहीं है। रही बात ब्राजील की, अर्जेंटीना की, ये दोनों ही आपकी आती है किसमें? साउथ अमेरिका में। तो कौन बच गई आपकी? पनामा। पनामा कहाँ पे आती है आपकी? सेंट्रल अमेरिका में, या फिर आप बोलो लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका ये वो वाला पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो 7 कंट्री है इसके अंदर। तो राइट आंसर है आपका पनामा। एंड पनामा विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये पूरा बना हुआ है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, बहुत फेमस है ये। Panama will not renew its participation in China's Belt and Road Initiative, President Jose Raul Mulino announced after a meeting with the US Secretary of State Marco Rubio. तो US के सेक्रेटरी से उनकी बातचीत हुई, किनसे? मार्को रूबियो से। उसके बाद ही आपके पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं जोस रॉल मुलिनो, देखो ये भी पूछे जाएंगे आपसे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पनामा भी बहुत न्यूज में, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपको यहाँ से। तो जो चाइना का जो BRI है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे भी ड्रॉ करने का मतलब है कि क्वेश्चन आएगा। अब वो आपके वहां के प्रेसिडेंट कौन है पनामा के? जोस रॉल मुलिनो। उन्होंने अनाउंस किया जैसे ही उनकी मीटिंग हुई यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से, बोला जी हम भी ड्रॉ कर रहे हैं। The decision makes Panama the first Latin American country to withdraw from the Global Infrastructure Initiative, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उससे विड्रॉ करने वाली फर्स्ट लैटिन अमेरिकन आपकी कंट्री बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The decision comes amid growing US concern over China's expanding footprint in the region, particularly near the Panama Canal. बोलते ये डिसीजन उसके बाद ही आया, जैसे आपको अब खबरें सुनने को मिली रही है कि यूएस ने कंसर्न बताया है चाइना के एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट है इस रीजन में। चाइना मतलब यूएस बोल रहे हैं, ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि चाइना तुम्हारी नजर ना पनामा कैनाल के ऊपर है, वो तो मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने सलाह दे दी कि पनामा को चलो इससे क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। अब पनामा कैनाल, इसके बारे में हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ। इट इज अ मैन मेड वाटरवे दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पनामा। है ना, दो चीजें होती है, एक स्ट्रेट होता है, एक इस्थमस होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। इस्थमस क्या होता है? आपकी एक नैरो सी क्या होती है आपकी लैंड वाला एरिया होती है, स्ट्रिप सी होगी, जो क्या करेगा दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट क्या करता है? दो वाटर बॉडी को, बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो बोलते हैं ये एक मैन मेड वाटरवे है जिसको जो कनेक्ट करता है आपके अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पनामा। इसको ऑन और एडमिनिस्टर किया गया था पनामा के द्वारा, जिसको अभी हाल ही में उन्होंने बोला ट्रंप जी ने हम इसको वापस लेने जा रहे हैं, बहुत हो गया, क्योंकि यूएस ने इसको बनाया था। तो उनका बोलने का मतलब है यूएस ने इसको बनाया था किसके टाइम पे? जिमी कार्टर। ये भी हमने न्यूज में पढ़े थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। यूएस के क्या रह चुके हैं? वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1914 में जब आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उस वक्त ये कंप्लीट हो गया था। एंड ये 2 मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज हैं इस वर्ल्ड के। एक है आपकी स्वेज कैनाल, वो भी बहुत फेमस है। 2 कैनाल्स है आपकी बहुत फेमस, एक पनामा कैनाल है, दूसरी कौन सी है? आपकी स्वेज कैनाल है। देखो ये दोनों ही कैनाल कैसी हैं? ऐसा नहीं है कि नेचुरली पाई गई थी ये, तो ये कैसी है आपकी? मैन मेड है, मतलब इंसानों ने खोद के इनको बनाया हुआ है। ठीक है, 1914 until 1979 द पनामा कैनाल वाज कंट्रोल्ड solely by the US which built it। फिर उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट है आपका 1979 हाउएवर कंट्रोल ऑफ द कैनाल पास टू द पनामा, उनको दे दिया गया कि ठीक है आप करिए इसको ना, रिपब्लिक ऑफ पनामा को। फिर उसके बाद व्हाट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी समझ लेते हैं। द BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिप्रेजेंट अ मल्टीफेसिटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एम्ड एट एनहांसिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन। इसमें बात की जाती है जो आपका BRI ये एनहांस करता है जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, सबके साथ कनेक्टिविटी बनाना और कॉपरेशन की बात करता है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2013 के अंदर। इसका एम है टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, द गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप विद द नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट। तो जो आपका ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, सॉरी 2013 के अंदर। और इसका एम है जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, देखो आपका ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ हो गया, रुक जाओ एक मिनट, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वाला पार्ट,
ये साउथ वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट, और बीच में क्या हो गया आपका, बीच में है आपका सेंट्रल एशिया। बात किसकी कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है। चाइना पड़ता है आपका इधर, है ना। तो ये क्या कनेक्टिविटी करनी है इन्होंने, किसके साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी बनानी है ये, जिसमें आपका पूरा पार्ट पड़ता है इंडोनेशिया, देन आपका जितनी भी कंट्रीज है वहां के, मलेशिया वगैरह। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री होती है मेजरली आपकी, कौन कौन सी होती है, एक तो याद रखना K2, देन है आपका T2, और एक है आपका उज्बेकिस्तान। K2 से है किर्गिस्तान कजाकिस्तान, T2 से है तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, U से उज्बेकिस्तान। वैसे तो अफगानिस्तान भी है, लेकिन मेजरली ये 5 आते हैं इसके अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर। फिर आगे आपके गल्फ रीजन, जितने भी आपके गल्फ ऑफ एडान वगैरह, जो भी आपके गल्फ ऑफ रीजन है आपके, देन आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है आपका, और यूरोप है। वहां पे लैंड के थ्रू, सी रूट के थ्रू, सबके थ्रू एक नेटवर्क बनाया गया है, जिससे वो कनेक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, बना रहे हैं। The project was named the One Belt One Road, but renamed as the PRI to convey a more open and inclusive initiative as opposed to a Chinese dominated one. तो ये है आपका चाइना का One Belt One Road initiative। तो इसको फिर बाद में, पहले नाम था इसका One Belt One Road, बाद में इसको चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया, Belt and Road Initiative। ठीक है, तो उसमें इसको कर दिया कि जो चाइनीज, और ये आपका चाइनीज डोमिनेटेड है, ठीक है, उनके द्वारा, मतलब इसको प्रभुत्व वो बताते हैं इसके ऊपर ना, उन्हीं की है, उन्हीं की पहल थी ये। फिर बोला कि नहीं, हम ना वन बेल्ट वन रोड नहीं करेंगे, हम BRI करेंगे। आप ही क्यों इस पे फोकस करें, हम भी करेंगे इस पे। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, 2 हैं इसमें, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और एक है मैरीटाइम सिल्क रोड। दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी। सिल्क रोड आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। सिल्क रोड आपकी जो इकोनॉमिक बेल्ट है, मतलब कि सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट, और आपकी समुद्री सिल्क रोड मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, तो आज हमारे 18 क्वेश्चन हुए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।